नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उत्तल दर्पण में R बराबर 2F सूत्र की स्थापना करें। इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सूत्र की स्थापना करें। इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, स्थापित करें। क्वेश्चन को पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण में R और F में क्या संबंध होता है, स्थापित करें। क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सूत्र की स्थापना करें। तो कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकसांतर का दुगुना होता है, उत्तल दर्पण में स्थापित करें। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, उत्तल दर्पण में स्थापित करें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप में आता है ड्राइव करने के लिए, और 10th और 12th दोनों जो है फिजिक्स में क्वेश्चन ये पूछता है। तो आइए समझते हैं। आप हेडिंग दे दीजिएगा, उत्तल दर्पण में R बराबर 2F सूत्र की स्थापना। प्रूव्ड R इक्वल टू 2F फार्मूला इन कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम देखते हैं यह सूत्र जो स्थापित करना है वह उत्तल दर्पण में स्थापित करना है, इसलिए हम सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। तो यही आपका उत्तल दर्पण है। वह दर्पण जिसका चमकीला या प्रवर्तक जो पृष्ठ होता है वह बाहर की तरफ निकला होता है, और रंगा हुआ जो पृष्ठ होता है वह अंदर की तरफ धसा होता है। उसी को हम उत्तल दर्पण बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। फिर जो है दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचते हैं जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष दर्पण को जहां काटता है उसको पोल कहते हैं। और उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दाहिनी ओर होता है, इसलिए किसी भी त्रिज्या से एक चाप लेते हैं, पहला चाप फोकस, और इतना ही दूरी पर एक और जो है चाप लेते हैं जिसको हम वक्रता केंद्र C कहते हैं। अब हम मानने वाला काम कर लेते हैं। इसमें जो सूत्र स्थापित करना है वो R और 2F स्थापित करना है। तो यहाँ R का मतलब वक्रता त्रिज्या, तो हम यहाँ मान लेते हैं। आप लिखिएगा कि उत्तल दर्पण में R और 2F सूत्र की स्थापना करने के लिए मानते हैं वक्रता त्रिज्या पहले मान लेते हैं। तो आकृति में वक्रता त्रिज्या आप देख रहे हैं, वक्रता त्रिज्या जो आप देख रहे हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होता है उसी दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो आकृति में वक्रता त्रिज्या जो है वो PC दिखाई दे रहा है। PC को हम जो है R मान लेते हैं, कैपिटल R। और जो है दूसरा जो मान है F है, F का मतलब होता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो है वह किसे कहते हैं ये आपको पता है। ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी आकृति में PF दिखाई दे रहा है, इस PF को हम स्मॉल f मान लेते हैं। अब आइए, अब जो है सूत्र की स्थापना करने के लिए हम जो है इस फिगर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये सब स्टेप आपको दिमाग में रखनी है। पहला हम काम करते हैं कि यह प्रधान जो देख रहे हैं इसी के समांतर हम एक किरण को लेते हैं। किरण का नामकरण हम कर लेते हैं, यही कोई किरण है AB। इस किरण को हम ले लिए, इसको हम आपतित किरण बोलेंगे। यह प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण लेते हैं वो दर्पण से टकराने के बाद से फोकस से होकर जाती है। तो यह फोकस जो है उत्तल दर्पण में काल्पनिक भाग में होता है, इसलिए कल्पना से हम किरण को दिखाएंगे, डैश के द्वारा किरण को हम यहाँ पर दिखाते हैं। वास्तविक रूप से किरण जो है इधर मुड़ जाती है, तो इस किरण को हम इधर बढ़ा देते हैं। चलिए, अब उसके बाद से देखिए, सूत्र की स्थापना करने के लिए वक्रता केंद्र से किरण लेते हैं। तो वक्रता केंद्र से जो भी किरण लेते हैं वह दर्पण पर लंब होती है। तो यह वक्रता केंद्र से किरण जा रही है, यह काल्पनिक भाग में है, और यहाँ जो भाग है वह वास्तविक है। तो इस तरह से किरण जो है ये चली जाएगी। यहाँ से भी आप किरण को दिखा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये आप इतना स्टेप जो है आप दिमाग में रखिएगा, कैसे कैसे क्या स्टेप किया गया। फिर एक बार स्टेप समझ लीजिए। हम कुछ नहीं किया, प्रधान से समांतर एक किरण को लिए हैं जिसको आपतित किरण कहते हैं। या आपतित किरण प्रधान से समांतर जो भी जाती है वो दर्पण से टकराने के बाद से फोकस से होकर चली जाती है। तो फोकस ये काल्पनिक भाग में, इसलिए डैश के द्वारा दिखाया है, लेकिन वास्तविक रूप से किरण जो है इधर मुड़ जाएगी। तो यह आपकी परावर्तित किरण होगी। और फिर जो है वक्रता केंद्र से किरण को लिए हैं, तो वक्रता केंद्र से यह काल्पनिक भाग में किरण खींच रहे हैं, इसलिए डैश के द्वारा बढ़ाए हैं, और इधर जो है वास्तविक रूप से किरण बढ़ा दिए हैं। तो आप फिगर में देख रहे हैं कि यह आने वाली किरण प्रधान दर्पण पर जो भी किरण भेजते हैं उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। तो ये आपका जो है आपतित किरण होगी। और दर्पण से टकरा करके वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। तो ये आपकी परावर्तित किरण होगी, ठीक है। और तीसरी बात, वक्रता केंद्र से जो भी किरण जाती है वो अभिलंब होती है, दर्पण पर लंब होती है। तो ये आपकी अभिलंब वाली किरण हो गई। अभिलंब आप इसको दिखा सकते हैं,
ठीक है, नामकरण आप कर लीजिए, यहाँ P मान लीजिए, यहाँ Q मान लीजिए। अब देखिए, अब जो है हम आकृति से प्रवर्तन के नियम का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आकृति से, फिगर को देख करके स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, आकृति से प्रवर्तन के नियम से आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे आकृति से प्रवर्तन के नियम से। तो प्रवर्तन का आप दूसरा नियम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो प्रवर्तन के नियम से आपको प्रवर्तन का नियम पता है, 2 नियम होता है, तो दूसरा जो नियम होता है उसको ध्यान में रखेंगे। तो यह देख रहे हैं आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, आई से सूचित करते हैं। और फिर जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है उस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। तो आप परावर्तन के नियम का प्रयोग करके यहाँ पर दिखाइएगा। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के नियम में बताया गया है कि आपतन कोण जो होता है वह किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण इक्वल टू हम लिखेंगे परावर्तन कोण। ये जो है आपको बताया गया है परावर्तन के दूसरे नियम में। चलिए मान बैठाते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान। ये देख रहे हैं आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण यही है, कोण ABP। ये जो है आपतन कोण है, कोण ABP आपतन कोण है। और परावर्तन कोण आपको बताया गया है, अभिलंब और परावर्तित किरण द्वारा जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। यही R द्वारा हम सूचित किए हुए हैं। तो इसको आकृति में दिखाएंगे, कोण PB और जो है Q लिखेंगे। आकृति में आप देख रहे हैं कोण PBQ या QBP। तो ये आपका जो है इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेंगे। पहला समीकरण यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसलिए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, बिल्कुल ही आसान है। आपको पता है 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ दिखाएंगे कि चूंकि AB जो किरण है और PC जो किरण है वो दोनों समांतर किरण है। AB समांतर जो है वह PC, दोनों समांतर रेखाएं हैं। समांतर 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा जब काटती है तो यहाँ तिर्यक रेखा जो है वह PC काट रही है। तो तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखा AB रेखा देख रहे हैं और PC रेखा देख रहे हैं। इन 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होता है, या एक ही ओर का अंतःकोण जो है संपूरक होता है। तो एकांतर अंतःकोण को यहाँ बराबर दिखाएंगे, यानी यह कोण, कोण ABP, यह जो कोण होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण FCB, यानी इस कोण के बराबर हो जाएगा। दोनों कोण आपस में बराबर होगा। तो यह जो है इस नियम के आधार पर हम यहाँ पर दिखाएंगे इसको, कोण ABP, कोण ABP, यह जो कोण हो गया। और इस कोण को दिखाएंगे कोण FCB या BCF कर देंगे, इसी तरह से नामकरण कर देंगे। तो कोण BCF जो है इसको हम इक्वेशन जो है सेकंड मान लेंगे। तो चलिए इसको सेकंड मान लेते हैं। तो इस तरह से जो है दोनों समीकरण को हम ध्यान से देखेंगे। दोनों समीकरण को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है आपस में बराबर है। तो 2 समीकरण का जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है तो दोनों का कंपेरिजन करते हैं तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करने पर, या समीकरण 1 तथा 2 से देख रहे हैं दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर करेंगे। तो कोण BPBQ, इसका RHS और इसका RHS जो है दोनों बराबर हो जाएगा BCF। अब देखिए बिल्कुल आसान है। आखिरी स्टेप पर हम आगे बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन जो है हम थर्ड मानेंगे। अब फिर देखिए, फिर आकृति से विचार करते हैं। हम ऊपर वाली चीजों को इसको मिटा रहे हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है। डायरेक्ट जो है फार्मूला हमको 1 या 2 स्टेप में फार्मूला हमको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम। बिल्कुल ही आसान है, आप थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार वीडियो आपको देखना होगा। चलिए इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। अब फिर जो है आकृति में विचार करते हैं। पुनः आकृति से लिख सकते हैं या डायरेक्ट जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं पुनः आकृति से, या डायरेक्ट जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो डायरेक्ट ही आगे बढ़ते हैं या पुनः आकृति से लिख सकते हैं। देखिए इस आकृति को ध्यान से देखिए, यहाँ 2 रेखाएं जो है एक दूसरे को काट रही है। PC जो रेखा देख रहे हैं यह जो है एक दूसरे को काट रही है, ये रेखा। यहाँ PC नामकरण एक जैसा हो गया है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये हम यहाँ पर जो है कुछ दूसरा मान सकते हैं। तो इसको हम P न मान करके यहाँ M मान लेंगे, और यहाँ जो है N यदि मान लेते हैं तो नामकरण में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपके लिए। तो यहाँ सुधार लीजिएगा,
एम मान लिए हैं, तो यहाँ पर जो आपतन जो कोण हो जाएगा, कोण ए बी एम हो जाएगा, यहाँ एम कर देते हैं, ठीक है। तो ए बी एम हो जाएगा आपतन कोण, ठीक है। और यहाँ जो है हम यहाँ भी कोण ए बी एम कर देंगे, पी की जगह पर हम हर जगह एम कर देंगे क्योंकि नामकरण एक जैसा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी जो है हम पी की जगह पर जो था, फिर यहाँ पर हम एम करेंगे, यहाँ भी जो है पी की जगह पर हम एम कर देते हैं, तो पी की जगह पर हम एम कर दिए, यहाँ भी पी की जगह पर हम एम कर देते हैं, सब जगह जहां जहां पी है वहां एम कर दिए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। अब सब प्रतिच्छेदी रेखा है, एक एमसी रेखा है और दूसरा जो है एनएफ रेखा है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि एमसी एवं एमसी रेखा और एनएफ रेखा, एनएफ प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो चलिए दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो आप देख रहे हैं कि शीर्षाभिमुख जो कोण होता है, आमने सामने का जो कोण होता है आपस में बराबर होता है। तो कोण ये जो है एम बी एन यह कोण, और यहाँ पर देखिए जहां जहां क्यू लिखे थे वहां भी एन हम करते जाएंगे। चलिए क्यू की जगह पर हम एन कर देंगे, यहाँ भी क्यू की जगह पर अब एन कर देंगे क्योंकि हम पी क्यू न लेकर के एम एन कर दिए हुए उस रेखा को। तो चलिए अब देखिए इस कोण को कोण एम बी यहाँ लिखेंगे, कोण एम बी एन यह कोण, और फिर इस कोण को देखेंगे, यह शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने को कोण है, एफ बी सी बराबर कोण एफ बी सी, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब इक्वेशन 3 और 4 को हम ध्यान से देखते हैं, दोनों समीकरण को देखिए। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से, तो समीकरण 3 एवं 4 से हम जो है कंपेरिजन करते हैं, तो दोनों का LHS बराबर है, इसका और इसका बराबर है, तो RHS को हम बराबर कर देंगे। तो उसका RHS लिखेंगे कोण BCF और इसका RHS लिखेंगे कोण FBC। अब फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये दोनों जो कोण देख रहे हैं वो एक ही त्रिभुज का दोनों कोण है। तो आप फिर एक बार आकृति में देखिए, कोण BCF, तो कोण BCF यानी यह कोण, और कोण FBC यानी यह कोण, दोनों एक ही त्रिभुज का कोण है। तो आपको 9th क्लास में एक प्रमेय मिला होगा कि दो कोण जो है, एक ही त्रिभुज के दो कोण जब आपस में बराबर हो तो बराबर कोण के सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। इस नियम को हम यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप यहाँ लिखिएगा। चूंकि एक ही त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, सामने की भुजा बराबर होती है, ये आप नियम जो है लिख लीजिएगा, बराबर होती है। इसी नियम के आधार पर जो है हम आगे बढ़ाते हैं स्टेप को। तो बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए कोण BCF, तो कोण BCF यानी यह कोण, इस कोण के सामने की भुजा आप देख रहे हैं BF है, तो हम इसको जो है BF दिखाएंगे। और फिर इस कोण को देखते हैं FBC, तो FBC जो देख रहे हैं यह कोण है, तो इस कोण के सामने की भुजा जो है वह FC है, तो FC को दिखाएंगे। अब इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। आपको पता है कि चिन्ह परिपाटी नियम में सभी दूरियों को P से लेते हैं, लेकिन ये सभी दूरियां P से नहीं है, इसलिए P से हम इस दूरियों को सबको लिखते हैं। तो BF को P से लिखते हैं, द्वारक छोटा होने पर B को जो है हम P पर मानते हैं, इसलिए ये द्वारक छोटा होगा तो BF को हम PF कर देंगे, और FC को P से हम लिखेंगे, तो FC को P से लिखिए। इसके लिए PC में से बड़ी दूरी में से हम PF को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो FC मिल जाएगा। FC को P से लिखने के लिए PC में से हम PF को जो है घटा देंगे और सारा मान यहाँ बैठा देते हैं। आखिरी स्टेप में यह स्टेप जो है आपको आखिरी स्टेप होगा, इसको हम मिटा रहे हैं, ये जरूर दिमाग में रखिएगा।
यहाँ पर एमएन जो है लिखे हुए थे, पी को मिटा करके इसको जो है दिमाग में रखिएगा, ताकि क्योंकि ये पी जो है 2 बार आ गया था। अब जो है इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको फार्मूला मिल जाएगा। बिल्कुल ही आसान सा फार्मूला था, आप जरूर 1-2 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। पीएफ आगे बढ़ाते हैं तो पीएफ यहाँ रहेगा अपनी जगह पर, या माइनस पीएफ इधर आकर के प्लस पीएफ हो जाएगा। पीसी भी अपनी जगह पर रहेगा, पीएफ और पीएफ जोड़िएगा 2 पीएफ हो जाएगा, और पीसी अपनी जगह पर रहेगा। स्टेप बढ़ाते हैं, मान बैठाते हैं। 2 और पीएफ की जगह पर मान बैठाएंगे स्मॉल एफ, और पीसी की जगह पर मान बैठा देंगे आर। तो यही जो है फार्मूला हो जाएगा, आर बराबर 2एफ या एफ 2एफ बराबर आर। यही सूत्र स्थापित करना था। बिल्कुल ही आसान सा फार्मूला था, आप 1-2 बार वीडियो जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से आपको यह जो है मतलब क्वेश्चन जो है मतलब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।